नमस्कार दोस्तों। जन सुलभ पुस्तकालय के इस लाइव पेज पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं जो यहाँ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हालांकि अभी कोई जुड़ा नहीं है। इसकी एक कहानी है। कल रात लगभग 9 के बाद अर्पण कुमार जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि कल सुबह 12 बजे आपको नवीन सागर पर बातचीत करनी है। समय बहुत कम था और नवीन सागर एक ऐसे शख्स रहे हैं मेरी जिंदगी में या दोस्तों की जिंदगी में कि उनके बारे में बहुत आसानी से कुछ कहना लगभग मुश्किल रहा है उनके हर दोस्तों के लिए, क्योंकि वो जिस तरह से बातें किया करते थे और जिस तरह का उनका संसार था जानकारी का और दोस्तियों का, वो एक अद्भुत संसार था। कहना मैं ये चाहता हूँ कि नवीन सागर के दोस्तों का संसार अपेक्षाकृत बहुत बड़ा था और मैं उस संसार में अपेक्षाकृत एक चुप चुप वाशिंदा था। मैं उन पर एक फिल्म बनाने का सोच रहा था और मैं फिल्म बनाने के लिए उनके पीछे भागता रहा और वो अपने ऊपर फिल्म बनवाने से भागते रहे। कथा देश के नवंबर अंक में उनको याद करते हुए मेरी फिल्म की एक पटकथा छपी थी और उसका शीर्षक था तो अरे करके रह गया एक अधूरा कोलाज। उनकी उपस्थिति में उनकी अनुपस्थिति को लेकर वो फिल्म थी जो मेरे मन में घूम रही थी। अंततः वो फिल्म बन न सकी क्योंकि नवीन सागर से कुछ भी करवा लेना मेरे लिए असंभव हो गया था। उस फिल्म की जो पटकथा मैंने लिखी थी, उसकी पहली पंक्तियां जो थी, उनसे अपनी बात शुरू करता हूँ। दुखी शहर से भागकर या कि कहूँ ऊब कर भीतर के दरवाजे से एकदम बाहर खुले का सबब जानने लोगों से पूछता हूँ। दरवाजे के बंद होने की ध्वनि में सबका खुला बंद होता है। मैं हिलाता हूँ पत्थर को जो धड़कने की तरह रुका था। यूं तो नवीन सागर हमारे शहर भोपाल में एक धड़धड़ाते हुए व्यक्ति की तरह थे। अपनी स्कूटर पर वो किसी भी दिशा में किसी भी दोस्त की तरफ निकल लिया करते थे और उनका साथ जो होता था वो दास्तानों से भरा हुआ होता था, किस्सा गोई से भरा हुआ होता था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा दास्तान वो कोई और नहीं देखा जितना नवीन सागर को। नवीन सागर कहने को भोपाल में थे लेकिन उनकी यादों में हमेशा सागर, झांसी, मऊरानीपुर, रमेश दत्त दुबे और वल्लभ सिद्धार्थ, ये लोग घूम घूम कर आया करते थे और वो खड़ी हिंदी में ही नहीं, खड़ी बुंदेली में, मैं उसको खड़ी बुंदेली कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास बुंदेली का एक इतना वैभव से भरा हुआ संसार था कि हिंदी और बुंदेली को पास रखकर उन्होंने अपनी एक ऐसी भाषा बनाई थी जो उनकी दास्तान गोई में पुल का काम करती थी। वो एक अचानक आदमी था, भीतर से बिखरा लेकिन बाहर से बहुत चुस्त और चौकन्ना। उसके इस बिखरने को आप उसके एकांत में जान सकते थे और वह अपना एकांत किसी को मुहैया नहीं कराता था। मुझे याद आता है कि विनोद कुमार शुक्ल जब निराला सृजनपीठ में थे
वे अपने स्वभाव, अपनी चुप्पियों में रहने वाले शख्स थे, कम कम बोलने वाले, ज्यादा सामाजिक ना होने वाले। एकांत में विनोद कुमार शुक्ल तब रहा करते थे। वो अपनी लिखी तहरीरों में सार्वजनिक थे, वैसे अपने एकांत के रहवासी बहुत बहुत अधिक थे। उनके एकांत में तब अकेले और अकेले नवीन सागर हुआ करते थे, और वो जिस शिल्प में हुआ करते थे, उस शिल्प को वो जानते थे कि विनोद कुमार शुक्ल के एकांत में किस तरह से प्रवेश किया जा सकता है। वे वहां लगभग रोज हुआ करते थे, बतियाते हुए, उनके एकांत को भरते हुए, रोशन करते हुए। अगर मैं कहूं कि नवीन सागर विनोद कुमार शुक्ल के उलट हर पल भोपाल में सार्वजनिक थे, लेकिन सार्वजनिक होते हुए बेहद एकांत में होते थे, लेकिन अपने एकांत की जो खिड़की है वे दूसरों के लिए बंद रखा करते थे। उनके बारे में उनकी एक पंक्ति याद आती है कि अपना अभिनय इतना अच्छा करता हूं कि हूबहू लगता हूं। और ये एकदम सही है। जब आप उनसे बहुत एकांत में मिल रहे हों तो वो अपने एकांत को छुपाकर एकदम सार्वजनिक हो जाया करते थे, और इतना अच्छा अभिनय करते थे कि आपको पता नहीं चलता था कि उनका भी अपना कोई एकांत है। ये बड़ी दिलचस्प सी बात है कि वो तमाम चीजें अपनी कविता के बीच बहुत ही मानीखेज पंक्तियों में रखा करते थे, यहाँ तक कि अपना एकांत। उन्होंने लिखा था कि कैसे इतना जीवन गुजर गया मुझे ख्याल तक नहीं आया। कैसे इतना जीवन गुजर गया कि मुझे ख्याल तक नहीं आया कि मैं संतूर नहीं बजाता। अब संतूर को एक लगभग मेटाफर की तरह अपनी कविता में इस्तेमाल करते हुए वो संगीत में चले जाया करते थे, और जब वो बोलते थे तो उसमें संगीत की लय होती थी। उन्होंने लिखा था कि मेरी खामोशी मेरे हर शब्द से परास्त, मेरी खामोशी मेरे हर शब्द से परास्त, मैं इस तरह परास्त हो गया हूं कि मेरा पता लगना मुश्किल है। उसके मन का पता सचमुच नहीं लगता था। सब मैं हूं कहने को हुआ। एक अवसाद भी था, एक पीड़ा भी थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के बीच भी अकेले हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि सब मैं हूं कहने को हुआ कि रुका मंथर अकेला। तो ये जो अकेलापन था, इसको बहुत कम कम समझा गया। मैं उनके ऊपर फिल्म नहीं बना सका, लेकिन एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया था कविता समय, जिसमें आधुनिक समय की कविताओं को हमने कंपोज किया था, और ये हमने निराला से शुरू करते हुए नवीन सागर पर ख़त्म किया था। और वो कविता मैं कभी भूलता नहीं हूँ। और जब उसको कंपोज किया जा रहा था, तब से वो उसकी चर्चा में थे, और वो उसके हर बिंब के बारे में बताते थे और कहा करते थे कि ये इस कविता को का जो गायन है वो रेसिटेशन के बहुत नज़दीक होना चाहिए। वो बहुत अच्छा रेसिटेशन करते थे। तो कविता समय में हमने उनकी जो कविता ली थी वो थी कि इस घर में घर से ज्यादा धुआं, अंधेरे से ज्यादा अंधेरा, दीवार से बड़ी दीवार, इस घर में नींद से बहुत लंबी रात। मुझे लगता है कि इन पंक्तियों में वो नवीन सागर का जो अवसाद, उसका जो अकेलापन, और उसकी वो असहायता की, वो अपने अकेलेपन को किसी से शेयर नहीं करते थे, इसको आपको कहीं बहुत गहरे में समझना होता था। क्योंकि
मैंने कहा ना कि उनकी अपनी कविता में ही वो बताते हैं कि अपना अभिनय मैं इतना अच्छा करता हूँ कि हूबहू लगता हूँ। उनके जाने का मेरी जिंदगी पर बहुत गहरा असर हुआ, क्योंकि वो उन दोस्तों में थे जिन दोस्तों को दोस्तों की जरूरत थी। वो एक ऐसा दोस्त था जो दोस्त खोजा करता था, और एक एक सच्चा दोस्त खोजा करता था। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई सच्चा दोस्त मिला, और पर वो सबका दोस्त था। उसके जाने पर मैंने एक कविता लिखी थी, जो मेरा अ, जितने भी लोगों पर मैंने कविताएं लिखी हैं अपने मित्रों पर, उसमें ये एक शोक गीत की तरह है, और मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, उतना ही जितना नवीन हुआ करते थे। तो नवीन को मैं दूर से देखने वालों में से था। दोस्तों के बीच में जब वो हुआ करते थे, बहुत बातें किया करते थे, बहुत सारी चीज़ों के रहस्य खोला करते थे, तो उनको मैं दूर से देखा करता था। और उन पर फिर मैंने एक कविता लिखी जो थोड़ी लंबी है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हीं के शिल्प में, उन्हीं की तरह, उन्हीं के कविताओं के भीतर से जो मैंने नवीन सागर को पहचाना और उनके बारे में लिखा, मैं उससे आपको सबसे पहले सुना देता हूँ। इसका शीर्षक मैंने रखा था, झांकने को है एक अजन्मा फूल, रहा या कि फेंका गया बाहर तुम्हारी तरह, कि लौटने में हर दफा रात नींद से लंबी, गया कहीं नहीं मैं कि इतना भीतर, और लहरें अंधेरे में डूबी कहीं, लेकिन तुम्हारे चलते हुए हिलने झूमने की छाया प्रच्छन्न, बड्डे कहकर तुम्हारा पुकारना मानो शहर की स्थिर नींद में गिरता हुआ एक शब्द या कोई कंकड़। खासकर देखा तुम्हें उन दिनों बड़े तालाब के पास वाले भवन की सीढ़ियों पर उदास कि इतने अकेले तुम, वहां भी तिस पर देखते ही तुम्हारी गाड़ी हंसी, जो अब भी डोलती लगती है उस खस्ता हाल झुटपुटे पर। हवा में झूलती उद्विग्न की नहीं कोई वहां, हालांकि छोड़ आए तुम उस बेघर को दीवार से बड़ी दरार, अजन्मा फूल का अनुभव और उसका दुख बहुत, छिप गए अंधेरा खींच कर और बाहर उसके भी बची नहीं जगह तुम्हारे लिए, गो की कविता में रहे आए उसी जगह जो अब वीरान, और बहुत दोस्त छूटे हुए वहां। इस पार की दुनिया से धरती इधर बहुत विशाल कहने को, और तुम भूली हुई चीजों को अबेरने लौट आए, अपने बच्चों के बीच की संतूर जो बजा नहीं गूंजता रहा और तब्दील होता गया कविता में, वह इतना अलग कि सुनते उसे लौटता रहा मैं तब बार बार, कि जब कोई सुन नहीं रहा था कि वह था इतना मौलिक। इधर जब शब्दों से मुक्त तुम बजा रहे हो चौतरफ पूरे संसार से बाहर, अब जबकि मैं यहाँ हूं और डरा हुआ तुम्हारे ना होने से, जा नहीं पा रहा तुम्हारे घर, कितना असामाजिक, बस घूम रहा हूं तुम्हारी अदेह के साथ बतियाते, अब जबकि डर भी इतना नहीं मरने या मार दिए जाने का, कि परछाई इतनी बड़ी कि छोटा तालाब, मैं तुम्हें ईश्वर की बगल में देखने से भयभीत, कि उसका चित्र तुम्हारे भुरभुरे कैनवास पर दरक रहा, मुझे सुनाई पड़ रही तुम्हारे हंसने की ध्वनि, यह दिन और दिनों से बस इतना भारी कि पूरा पहाड़ हल्का, सोचते हुए तुम्हारे बारे में मैं जो लौटा इधर लौटने के विरुद्ध, बस यही एक विचार सांवला कि मैं संतूर क्यों नहीं बजाता। ऐसा क्या कि परिचित पेड़ अधिक और पहाड़ी से उतरता जल, जल तरंग का चमत्कार की उतरता रहा तुम्हारे अंदर, फिर देखता रहा वे चित्र अधूरे जिनमें दोस्तों के बने
अनबने चेहरे और धुंधले बहुत, और इतने पीछे दृश्य में मानो छूट गए अनकरीब। तुम अपनी परछाई सरीखे अकेले की छूटी हुई रोशन स्पेस में लंबे बालों से ढकी तुम्हारी आंखें, दाढ़ी इतनी अधिक सफेद और उम्रदार कि देखा मैंने वहां अच्छाई को बिना लड़े हारते हुए। एक अनचाहे जीवन को लांघते हुए तुम लड़े कि वहां से दूर किए जाने की एक कथा में तुम्हारा होना था। जैसे तुम भोपाल से अधिक बने रहे चिरगांव में पुरखों के साथ, या कि उन्हें ढूंढते रहे रमेश दत्त दुबे या कि वल्लभ सिद्धार्थ में। मैं तुम्हारी भांति चोंच से टपका एक दाना भोपाल की पहाड़ी पर ना उगने के लिए पड़ा, और उगा तो दूर दराज और दरख्त होने से महरूम कि नवीन सागर से कुछ ही कम। इधर विदाई की नाटकीय धुंध से बाहर और नरक के शोर से सचमुच दूर मेरी आवाज के भीतर बीड़ी बुझने के बाद भी जुगनू से तुम दीप्त। सड़कें रात के 1 बजे के बाद वीरान हैं, और ग्रंथ अकादमी के सामने से MP नगर जाते हुए मैं ठिठकता हूँ तुम्हारी आवाज सुनते हुए, बड्डे अत्र कुशलम तथास्तु। सोचता हूँ मैं तुम्हारा गणेशी मरने से बचा हुआ फिर भी तुम्हारी तरह ही मैं हंसता हुआ बाल बच्चों के साथ राहत में होने का अभिनय करता, इतना सफल कि जितनी सफल तुम्हारी भूमिका का एहसास शदीद। कलाकार मित्रों को इतना भी इल्म नहीं हुआ कि धड़धड़ाता रहा तुम्हारे भीतर कोई और नवीन सागर। अस्पताल में वो कोई और था, और दोस्तों में यकीनन कोई और। देखने का ढंग इतना जुदा था कि अपने होने पर शर्मसार भी बहुत। विश्वास था उसका कि कविता में हम बचे रहेंगे, बावजूद इस सच के कि कुछ बावजूद इस सच के कि युद्ध और आग से घिर उठी है धरती। कदाचित इसलिए माँ की पीठ पर उठाए एक देहाती के चित्र में वो तुम ही तो थे उस अस्पताल में जहाँ कराहों में डूबी भयावह रोशनियां थी। एक बूंद गंगा जल की इच्छा में प्राण हिल गए थे, और तुम मृत्यु को इतने समीप देख के भी राम कुमार तिवारी से कह रहे थे कि बीड़ी का ये बंडल खीसे में इसलिए है कि मैं उसे साथ में रख के लड़ना चाहता था मृत्यु से। जाने कितनों ने तुम्हारी कविता के रास्ते सोचा होगा मृत्यु से लड़ने का तुम्हारी खातिर, लेकिन अशक्त थे कि हुए परास्त कहना मुश्किल। कमजोर तो इतना मैं भी पढ़ता रहा कविता में बार बार बस एक ही पद, अत्र कुशलम तत्रास्तु। और सुना एक दिन बहुत देर बाद दिल्ली में मंगलेश दबराल से कि गणेशी मर गया। किसी एजेंसी से नहीं आई ये खबर, न किसी रेडियो या कि टीवी चैनल से, और भोपाल से तो कतई नहीं। भला हो चंद्रकांत देवताले का कि रात को जगा के नींद से उन्होंने ये खबर विष्णु खरे को दी। विष्णु खरे ने उतनी ही रात गए मंगलेश ने जनसत्ता को कि गणेशी मर गया। मरने का दुख पहले ही मना चुके थे बहुत से लोग, और तुम्हारा गणेशी पढ़ नहीं पाया तुम्हारी ही पंक्ति कि जीवन बचे रहने की कला है। और तुम्हारा गणेशी पढ़ नहीं पाया तुम्हारी ही पंक्ति कि जीवन बचे रहने की कला है। जिन्होंने बाची ये पंक्ति बारहा इस समय अवाक हैं नेपथ्य में कि वहां तुम्हारी सांसों की अनुगूंज में चल रही है नींद से लंबी रात। दीवार की दरार को चीरता झांकने को है एक अजन्मा फूल, झांकने को है एक अजन्मा फूल। तो मित्रों, मुझे लगता है कि नवीन सागर के बारे में बोलना बहुत कठिन है। जितनी मोहब्बत उससे मिली, और कविता को समझने की जो सलाहियत और जिंदगी को जीने का जो हुनर नवीन सागर से मिला, उतना बहुत कम किसी दोस्त से सीखने को मिलता है। उसकी कई पंक्तियां मेरे भीतर गूंजती हैं, जैसे शब्द अपने भीतर निशब्द डूब रहा है, शब्द अपने भीतर निशब्द डूब रहा है, संपूर्ण की खामोशी है। उसके बिना हम
लगभग इसी तरह की खामोशी में है। हालांकि वो कहता था कि सुंदरता कितना बड़ा कारण है बचे रहने के लिए। वो दुनिया की सुंदरता को हर पल, हर लम्हा जीना चाहता था। दोस्तों के बीच, दोस्तों से बाहर किताबों के बीच, किताबों के भीतर शब्दों के बीच, और शब्दों में छिपे हुए अर्थों के बीच वो जिस तरह से प्रवेश करता था, वो बहुत ही मुश्किल सा काम था। और वो प्रेम से लबालब भरा हुआ एक इंसान था। प्यार को लेकर उसकी कुछ पंक्तियां मैं हमेशा याद करता हूँ। जैसे, मैं उसे प्यार करता यदि वह जानती, मैं उसे प्यार करता यदि वह जानती, मैं खामोशी की लय में अकेला उसे प्यार करता हूँ। यानी कि प्यार को इतनी सादगी के साथ और इतनी गहराई के साथ कहने का जो मादा नवीन सागर में था, वो बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर मुझे कभी कहना पड़े तो मैं ये ज़रूर आज ही कहना चाहूँगा कि न केवल भोपाल बल्कि हिंदुस्तान में वो अपनी कविता में बहुत बड़ा था भीतर से। वो कहता था कि हम अपने बारे में इतना कम और इतना अधिक जानते हैं, हम अपने बारे में इतना कम और इतना अधिक जानते हैं कि प्रेम ही बचता है प्रार्थना की लय में। सारी चीजों के बाद वो इंसान के भीतर के साथ रहते हुए, दोस्तों की महफिल में, बच्चों के बीच, वो वो एक ऐसा प्रेम था जो प्रार्थना की लय की तरह बचा रह गया है हमारे भीतर। तो ये मैं कहता हूँ कि नवीन सागर के बारे में कुछ भी कहना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक ही समय वो पूरी कायनात के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में सोचते थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो पॉलिटिकल कवि नहीं थे। मुझे लगता है कि उनकी कविताओं में उस पॉलिटिकल टोन को और अर्थ की उस बहुत गहराई में डूबी हुई नवीन सागर की समझ को जब तक आप नहीं समझेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स भी उस तरह से समझ में नहीं आएगी। वो कहते थे कि हम अपनी उत्तेजना में मानो चाहते हैं युद्ध जारी रहे। यानी कि ये जो राष्ट्रवाद का समय आज हम देख रहे हैं और राष्ट्रवादी होते जा रहे हैं, तो हमारी जो उत्तेजना है वो हमारे राष्ट्रवादी हो जाने की, या राष्ट्रवादी अपने आप को प्रूफ करने की उत्तेजना है। और हम ये चाहते हैं कि ये समाज जो दो हिस्सों में बंटकर एक तरह से युद्ध के आसार में है, वो बना रहे। और अपने भीतर भी वो इन तमाम चीज़ों से लड़ा करते थे। उन्होंने सांप्रदायिकता का वो माहौल भोपाल में देखा था जब वहाँ पर दंगे हुए थे। और उन्होंने कहा था कि मैं युद्धों से भरा पड़ा हूँ। यानी वो अपने आसपास तमाम तरह के जो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक युद्ध हो रहे थे, वो उनको बहुत बारीकी से देख रहे थे। और देख रहे थे उन लोगों को जिनकी वजह से युद्ध है और जिनकी हंसी इस पूरे संसार में फैलती जा रही है। उनकी एक बड़ी मानीखेज पंक्ति है कि आत्मतुष्ट हंसी में सोने का दांत चमकता है। अब उस साम्राज्यवाद या उस पूंजीवाद को लेकर इतनी बारीक पकड़ कि आत्मतुष्ट हंसी में सोने का दांत चमकता है। तो सोने के दांत की चमक वो पूंजी का प्रतीक बन जाती है। और उसी की आत्मतुष्टता में एक पूंजीपति या एक वो इंसान जो युद्ध के लिए उतारू है, वो हंसता रहता है।
वो बहुत आत्मतुष्ट है। दुनिया में चाहे कुछ भी घट जाए, आसपास कितनी भी आग लग जाए, दंगे हो जाएं, लेकिन वो हंसता है और उसके सोने का दांत चमकता रहता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी वो लाउड नहीं थी, लेकिन वो ये कहते थे कि हत्यारों पर आसमान से फूल झर रहे हैं। आप बताइए, इस एक पंक्ति से हमारा समय का जो पूरा का पूरा वो खुल जाता है। हत्यारों पर आसमान से फूल झर रहे हैं, ऐसा और इस तरह बोलने वाला मुझे लगता है कि मुझे तो नहीं लगता उस पूरे दौर में जब वो ये कहते हैं कि असंभव शहर में रात घंटों की तरह बजती है, ये उसी समय का एक बिंब है। जो जितना पढ़ा लिखा है वो हत्या के पीछे उतना ही प्रच्छन्न है। जो जितना पढ़ा लिखा है वह हत्या के पीछे उतना ही प्रच्छन्न है। और वो मतलब उन तमाम लोगों को जो सिर्फ बहुत सहानुभूति के तौर पर या अपील लिखने के तौर पर किसी तरह की चीज का प्रतिकार करते थे, वो उनके ऊपर हंसा करते थे। वो कहा करते थे कि ये दो चेहरे कैसे एक साथ लिए हुए लोग घूमते हैं। वो तमाम लोगों के पास अपनी तकलीफों को लेकर, यानी कि ये जो समय और काल में समाज की जो सार्वजनिक तकलीफें हैं वो उनको लेकर पहुंचा करते थे। वो डिस्कस किया करते थे। वो आपको तरह तरह से जो हमारे समय की विडंबनाएं हैं, हमारे समय की जो विभीषिकाएं हैं, उनको शेयर किया करते थे, समझाना चाहते थे। लेकिन उनको लगता था कि वो जो जो कहना चाहते हैं वो चीजें पहुंच नहीं रही। तो उन्होंने एक जगह अपनी कविता में लिखा है कि मैं हर तरफ से तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं हर तरफ से तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं किसी भी तरफ से तुम्हारे पास आ नहीं पा रहा हूं। तो एक तरह से आदमी का जो आत्मचिंतन होता है, वो आत्मचिंतन वो लगातार किया करते थे। और वो उसमें अपने बारे में भी किया करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को छोड़ देते हों। और मतलब वो उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सी पुकार थी। और वो कहा करते थे, पुकारो मुझको कहीं से भी, पुकारो पुकारो मुझको कहीं से भी, पुकारो जीवन से भरे लोगों। तो वो जीवन से भरे लोगों की तलाश में भोपाल में भटका करते थे, घूमा करते थे। और उनके पास विस्थापन को लेकर भी कविताएं थी। वो मतलब वो बड़े अजीब ढंग से सोचा करते थे। उन्होंने एक कोई शख्स जा रहा होगा मस्कट अपने परिवार की बेहतरी के लिए, तो वो उन्होंने वो मस्कट जाते हुए उस व्यक्ति के ऊपर एक कविता लिखी। उसमें एक पंक्ति आती है कि इतनी बड़ी विदा के बाद, इतनी बड़ी विदा के बाद वो उतनी दूर मस्कट गया। तो जो लोग जाते हैं, जैसे बुंदेलखंड से जो लोग विस्थापित हुए, जो लोग भोपाल में आए, या भोपाल से विस्थापित होकर लोग दूसरी जगह गए, देश में ही और विदेश में ही, तो उसके उनके भीतर ना वो एक बड़ी कसक और बड़ी तड़प हुआ करती थी उन लोगों के लिए जो लोग विस्थापित हो रहे हैं। क्योंकि वो कहा करते थे जो लोग विस्थापित होते हैं वो कभी स्थापित नहीं होते, क्योंकि उनके विस्थापन के जो कारण होते हैं वो तो उनके गांव में, उनकी संस्कृति में, उनकी चेतना में और उनके प्यार में खो जाते हैं वो सारे कारण। इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि फिर वो सही अर्थों में स्थापित हो जाए। तो वो हर छोटे बड़े चीज़ों का ख्याल
रखा करते थे और कोशिश ये करते थे कि अपनी कविता में भी वो बहुत ईमानदार रहें। वो कहा करते थे कि कविता से भी सुंदर लगता है मनुष्य, यानी वो अपनी कविता को भी दूसरी बादान पर ले आते थे। वो बोलते थे मनुष्य से ज्यादा सुंदर कुछ नहीं है, कविता भी उससे ज्यादा सुंदर नहीं है। तो मैं एक ऐसे सुंदर व्यक्ति के साथ रहा, एक आदम का इंसान के साथ रहा, एक ऐसे दोस्त के साथ जो आज भी रात को कभी भी सपने में चला आता और कहता है बड्डे अत्र कुशलम तत्रास्तु। तो ये जो बात है सबके पास पहुंचने की, तो व्यक्तिशः तो वो आदमी जाता ही था, लेकिन अपनी कविता से वो बहुत बहुत सब लोगों के बीच पहुंचा। और उसकी कविता जो हमारे समय की आम फहम पॉपुलर कविता जो बनी रही है, कुछ नारों के कारण और कुछ क्लीशेस के कारण, वो उसका कवि नहीं था। मुझे मुझे लगता है कि वो अज्ञे और विनोद कुमार शुक्ल जैसे कवियों के बहुत नज़दीक था अपने शिल्प में, अपनी कविता की संरचना में, और बहुत निर्द्वेग ढंग से वो अपनी बात कहा करता था। और उसमें ही वो जितना उद्विग्न दिखाई देता था, मैं समझता हूँ कि वो उद्विग्नता, वो बेचैनी इस तरह की सादा तरीन कविताओं में आपको कहीं और नहीं मिलती है। एक अंतिम बात कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। माँ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी और सुंदर कविताएं लिखी, और वो माँ की उपस्थिति को अनुपस्थिति में अनुभव किया करते थे। और उन्होंने लिखा था एक दिन हमारे एल्बम से पता नहीं चलता कि माँ कहाँ चली जाती है। एक दिन हमारे एल्बम से पता नहीं चलता कि माँ कहाँ चली जाती है। मित्रों, एक दिन हमारे एल्बम से नवीन सागर कहाँ चला गया, पता नहीं चलता। उसके एकदम भीतर बने रहने के बावजूद उसकी अनुपस्थिति उसके सारे मित्रों के लिए और खास तौर पर मेरे लिए बहुत मारक है। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। नमस्कार।